इस वीडियो में मैं आपको पॉकेट एफएम की यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा सुने जाने वाली स्टोरी द रिटर्न ऑफ द टाइगर के 5 लेटेस्ट अपकमिंग डिमांडेड एपिसोड्स 446 to 450 रिवील करने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब एंड कमेंट और वीडियो को शेयर करें ताकि जो आपके फ्रेंड्स हैं वो भी स्टोरी को सुन सकें और अपना स्टोरी लिसनिंग का सफ़र हमारे इस चैनल दिव्यांश स्टोरी एफएम के साथ जारी रख सकें। अभिनव की बात सुन अनन्या को हंसी आ गई। उसने कहा, दानिश यार, तुम तो सीरियस हो गए। मैं तो बस मजाक कर रही थी। ना तो टाइगर मेरे लिस्ट में है, ना दिखपाल, और अर्जुन तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो सब माफिया बॉसेस है इसलिए? अभिनव ने अनन्या की आंखों में देखते हुए सवाल पूछा। हाँ, ये भी एक कारण हो सकता है। तुम्हें नहीं लगता कि वो लोग बहुत डरावने हैं? मुझे तो उनके नाम से भी डर लगता है। अगर मुझसे एक भी गलती हो गई तो वो मेरा क्या हाल करेंगे, मुझे तो ये सब सोचकर ही घबराहट होने लगती है। मैं तो चाहती ही नहीं हूँ कि उन्हें ये पता चले कि अनन्या नाम सिंह की कोई लड़की भी इस धरती पर रहती है। अच्छा, तो फिर तुम्हारा मेरे बारे में क्या विचार है? मुझसे भी डर लगता है क्या? अभिनव ने अनन्या की तरफ देखते हुए पूछा। यह सवाल सुनकर अनन्या एक पल के लिए अभिनव को ऊपर से नीचे तक देखने लगी। फिर उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं, तुम्हें देखकर मुझे डर नहीं लगता, कुछ और लगता है। क्या लगता है? अभिनव ने भी उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। अनन्या ने एक गहरी सांस ली और अभिनव के थोड़ा करीब आते हुए बोली, तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें पहले भी कई बार देख चुकी हूँ। तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें सालों से जानती हूँ। अनन्या की ये बात सुनकर अभिनव की दिल की धड़कन एक सेकंड के लिए रुक गई थी। उसे अपने दिल में न जाने कैसी लहर सी उठती हुई महसूस हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे अनन्या को सब सच बता देना चाहिए। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो चाहकर भी अपने आप को अनन्या को सच बताने से रोक नहीं पाएगा। इससे पहले कि वो पल आता, अभिनव ने अपनी नजर अनन्या के चेहरे से हटाई और सड़क की तरफ घुमा दी। उसने नजर के साथ साथ बात को भी घुमाते हुए कहा, वैसे हम अभी कहाँ जा रहे हैं? हमें सबसे पहले ऑफिस देखना है ना? अभिनव के इस सवाल से अनन्या भी अपने ख्यालों से बाहर आ गई और बोली, हाँ, हमें अभी ऑफिस देखना है। वैसे दानिश, एक बात बताओ, तुम मैक्स के कितने करीब हो? अनन्या के सवाल के जवाब में अभिनव ने कहा, मैं मैक्स के ज्यादा करीब नहीं हूँ। मतलब हाँ, हम दोनों क्लोज है, लेकिन इतने भी क्लोज नहीं है। वैसे भी मैक्स के साथ डील करना कोई आसान काम नहीं है। फिर भी मेरी तो उससे अच्छी बनती है। मैं उसके साथ रहता हूँ तो दिमाग ठंडा रहता है। मुझे नहीं पता कि लोगों को उससे डरना चाहिए या नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी को भी मैक्स से नहीं डरना चाहिए। अनन्या ने अभिनव की बात में आगे जोड़ते हुए कहा। उसकी बात सुनकर अभिनव हंसने लगा और बोला, और किसी का तो मैं नहीं जानता, लेकिन तुम्हें मैक्स से नहीं डरना चाहिए। मैक्स तुम्हें पसंद करता है, इसलिए वो तुम्हें कभी भी किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अभिनव ने कहा। जैसे ही अनन्या के कानों में ये बात पड़ी तो वो अभिनव को एक सेकंड के लिए घूरते हुए देखने लगी। उससे उम्मीद नहीं थी कि मैक्स उसे पसंद करने लगेगा। उसे यह भी उम्मीद नहीं थी कि उससे इस बात की जानकारी अभिनव से मिलेगी। इसलिए अनन्या ने बात घुमाते हुए कहा, वैसे तुम्हारा इटालियन नाम क्या है? अनन्या के सवाल पर अभिनव एक सेकंड के लिए बर्फ सा जम गया। उसे अनन्या से इस सवाल की उम्मीद नहीं थी। ऐसे में उसने अनन्या से कहा, क्यों? यह सवाल क्यों पूछ रही हो? अनन्या ने लापरवाही से अपने कंधे उचकाए और कहा, ऐसे ही, मैं बस जानना चाहती हूँ। मेरा मतलब, यहाँ पर तुम्हारे अलावा मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जिनका अपना ओरिजिनल नाम तो होता ही है, लेकिन साथ में एक इटालियन नाम भी होता है। अभिनव ने उसके सवाल के जवाब में हाँ में सिर हिला दिया। उसे ये तो समझ नहीं आ रहा था कि अनन्या उससे क्या चाहती थी, या वो इस सवाल के जरिए क्या पता करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वो इतना जरूर जानता था कि वो अनन्या को ऐसी कोई जानकारी नहीं देना चाहता था जिसके जरिए अनन्या उसकी असली पहचान के आसपास भी भटक सके। अभिनव ये अच्छी तरह से जानता था कि अनन्या कितनी चालाक है। ऐसे में अभिनव ने बुदबुदाते हुए कहा,
दांते। ये नाम सुनते ही अनन्या के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कहा, दांते? अच्छा नाम है, मुझे अच्छा लगा। इनफैक्ट आई लव इट। उधर जब अभिनव और अनन्या अभिनव के नाम के बारे में चर्चा कर रहे थे, तब इधर दिक्पाल का हाल गुस्से के मारे बेहाल था। वो कई बार अपने आदमियों को फोन लगाने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर बार वो बंद ही आया। ऐसे में दिक्पाल ने अपना फोन जोर से टेबल पर पटक दिया, जिससे उसकी स्क्रीन पर एक क्रैक आ गया। क्या हुआ बॉस, कोई परेशानी? दिक्पाल के ही एक आदमी ने थोड़ा घबराते हुए उससे पूछा। उसका सवाल सुनकर दिक्पाल ने अपनी गर्दन उठाई और उसे एक पल के लिए देखकर कहा, मेरे उन आदमियों के साथ कुछ तो गलत हुआ है। ना उन्होंने मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश की और ना ही अब उनका फोन लग रहा है। काफी टाइम बीत चुका है प्रमोद, अब तक उनकी तरफ से एक भी इंफॉर्मेशन नहीं आई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सभी इटली के माफिया के हाथों मारे गए? दिक्पाल के कयास पर उसके आदमी प्रमोद ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, हो तो सकता है बॉस, लेकिन फिर भी उन लोगों की तरफ से कोई तो इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए थी। मेरा मतलब है कि ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि वो लोग इटली पहुंचने से ही मारे गए होंगे, है ना? प्रमोद की बात सुनकर दिक्पाल ने उसे एक पल के लिए देखा और फिर अपनी नजरें फेरते हुए कहा, ऐसा क्यों नहीं हुआ होगा प्रमोद? सच तो यह है कि अगर ऐसा हुआ है तो ये हमारे लिए और भी बुरी खबर है। अगर वो लोग इटली पहुंचते ही मारे गए तो इसका मतलब यही है कि इटली का माफिया अंडरग्राउंड होकर अपना काम कर रहा है। ऐसे में कहीं न कहीं उनका बिलियनर क्लब भी चल रहा होगा और वो इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने की भी कोशिश करेंगे। दिक्पाल की बात पर प्रमोद ने सिर हिलाया और कहा, अगर पॉसिबिलिटी है तो मैं कंफर्मेशन भी ढूंढने की कोशिश करता हूँ। आप बताइए बॉस, क्या ठीक रहेगा? मैं अपने सोर्सेस से बात करूं या फिर इटली में उन लोगों को ढूंढने के लिए और आदमियों को भेज दूं? अगर मेरे भेजे हुए ये नए आदमी भी जल्द मारे गए तो फिर हमें ये बात ना चाहते हुए भी माननी पड़ेगी कि इटली का माफिया सक्रिय है। प्रमोद का सुझाव सुनकर दिक्पाल ने उसे एक पल के लिए देखा और फिर धीरे से हाँ में सिर हिलाकर कहा, ठीक है, 3 और आदमियों को भेज दो इटली। दिक्पाल के ऑर्डर पर सिर हिलाते हुए प्रमोद बोला, जी बॉस, इसके अलावा और कुछ? दिक्पाल तुरंत अपनी जगह से खड़ा हुआ और पलट गया। वो बार एरिया की तरफ गया और अपने लिए एक शैंपेन की बोतल निकालते हुए बोला, रघुवीर की क्या खबर है? उसने मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश किया नहीं? दिक्पाल के सवाल पर प्रमोद ने धीरे से ना में सिर हिलाया और कहा, नहीं बॉस, रघुवीर सर से मेरे पास तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। प्रमोद का जवाब सुनते ही दिक्पाल तुरंत अपनी जगह पर फिर से पलट गया और बोला, क्या बात कर रहे हो? उसका अभी तक कोई फोन या मैसेज नहीं आया। आखिर यह आदमी इतना टाइम क्यों ले रहा है? लगभग 2 हफ्ते होने को आए हैं। पता नहीं उस लैबोरेटरी में दिन रात ऐसा क्या कर रहा है। आप कहो तो मैं उनसे कांटेक्ट करूं बॉस? प्रमोद ने पूछा। दिक्पाल ने एक पल के लिए कुछ सोचा और फिर ना में सिर हिलाकर कहा, नहीं, मैं जाकर उससे डायरेक्टली मिलना चाहूंगा। आज रात काफिले के साथ तैयार रहना। ठीक है बॉस, प्रमोद ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा। दिक्पाल बार एरिया की तरफ फिर से पलट गया और एक गहरी आवाज में बोला, अभी जाओ यहाँ से और काम पर लगो। दिक्पाल का ऑर्डर मानकर प्रमोद तुरंत उसके रूम से बाहर चला गया। इधर अपने लिए पैक बनाते हुए दिक्पाल को महसूस हुआ कि रघुवीर भी अब उसके लिए एक सिर दर्द बनता जा रहा था। दिक्पाल चाहता था कि वो अब तक अपने सभी एक्सपेरिमेंट्स को खत्म कर डाले और रिजल्ट निकाल कर दे, लेकिन फिलहाल सिचुएशन ऐसी थी कि रघुवीर के पास ना तो कोई रिजल्ट था और ना ही कोई जवाब। ऐसा लग रहा था मानो वो अपनी आंखें बंद करके तीर चलाए जा रहा हो। वहीं दूसरी ओर दिक्पाल को अब इटली की टेंशन भी खाने लगी थी। उसे शक होने लगा था कि कहीं इटली के लोग उसके साथ कोई बहुत बड़ा खेल ना खेल रहे हो। इटली में कुछ तो ऐसा चल रहा है जिसकी भनक मुझे अभी तक नहीं लगी है, दिक्पाल ने अपने आप से कहा और एक पल के लिए इटली जाने का सोचा। अनाउंसमेंट का दिन नजदीक आ रहा था और ऐसे में दिक्पाल को हर वो चीज मिटाने की जरूरत थी जो उसके लिए खतरा बन सकती थी। इसके साथ ही साथ वो ये भी सोचने लगा कि फिलहाल टाइगर के सीनियर्स क्या प्लानिंग कर रहे होंगे।
कहीं वो सब मेरे साथ फिर से बदमाशी करने की तो नहीं सोच रहे हैं। दूसरी तरफ अभिनव और अनन्या अपने अपनी मीटिंग के बाद काफी रिलैक्स महसूस कर रहे थे। तो आज का हमारा काम यहीं पर खत्म हुआ है ना? मैं अब अपने घर जा सकता हूँ, राइट? या फिर और कहीं भी चलना है हमें? अभिनव के सवाल पर अनन्या ने ना में सिर हिलाया और बोली, वैसे तो हमें एम्प्लॉयज भी हायर करने हैं, खासकर इम्पोर्टेंट पोजीशंस के लिए, लेकिन वो काम हम कल शुरू करेंगे। अभी के लिए मुझे मेरे होटल पर छोड़ दो और फिर वहां से तुम भी अपने घर निकल जाओ। अभिनव ने इस बात पर हाँ में सिर हिलाया और वो अनन्या के साथ गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। अनन्या दानिश को देखते हुए एक पल के लिए हिचकिचाई और फिर उसने एक टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, मैं जानती थी कि तुम्हें अपनी कंपनी में हायर करना मेरे लिए बेस्ट होगा। तुम न सिर्फ अपने काम में परफेक्ट हो बल्कि मेरे लिए गुड लक चार्म भी हो। अनन्या की इस बात पर अभिनव हंसने लगा और बोला, बहुत ही बढ़िया मजाक था, या फिर तुम सीरियस हो? ऑफ कोर्स मैं सीरियस हूँ। मुझे तुम्हारी तरफ बात बात में मजाक करने की आदत नहीं है, वो भी बुरे वाले। अनन्या ने एक खिलती हुई मुस्कान के साथ कहा। अभिनव ने उसे एक पल के लिए देखा और फिर पूछा, मजाक करना मेरी खूबी है, तुम्हारी खूबी क्या है? इस सवाल पर अनन्या ने एक गहरी सांस ली और आत्मविश्वास से भरे सुर में कहा, मेरी खूबी है मौके का फायदा उठाना। तुमने मुझे इन्वेस्टर्स लाने का मौका दिया और मैंने तुम्हारे साथ पहले दिन 4 इन्वेस्टर्स अपनी कंपनी में खींच लिए, और फिर ये इन्वेस्टर्स है भी बहुत बड़े खिलाड़ी, इसलिए तुम मेरे लिए लकी चार्म तो जरूर हो। अपनी बात खत्म कर अनन्या खुद ब खुद हंसने लगी और अभिनव भी उसे देखकर हंस पड़ा। हंसते हुए ही अनन्या ने फिर अचानक पूछा, तो आज रात डिनर करना पसंद करोगे? इस सवाल पर अभिनव हल्का सा मुस्कुराया और बोला, क्यों नहीं, डिनर तो करना ही पड़ेगा ना, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी भूख लगती है। अभिनव के जवाब पर अनन्या ने एक हताशा भरी गहरी सांस ली और कहा, मेरा मतलब आज रात मेरे साथ डिनर पर चलोगे? यह सुनकर अभिनव ने उसे एक पल के लिए देखा और पूछा, तुम्हारे साथ डिनर पर मतलब डिनर डेट? अनन्या ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, हाँ, कोई प्रॉब्लम? ऑफ कोर्स देयर इज प्रॉब्लम। मुझे नहीं लगता हमारे बीच काम के अलावा और कुछ होना चाहिए अनन्या। मैं एक माफिया बॉस जरूर हूँ, लेकिन मेरे भी कुछ उसूल हैं। अभिनव ने अपनी नजरें फेरते हुए कहा। वो मन ही मन घबरा भी रहा था कि अनन्या को वाकई में उसकी इस रिक्वेस्ट पर मना कर पाएगा भी या नहीं। जहाँ एक तरफ अभिनव और अनन्या डिनर को लेकर अपने ख्यालों में खोए हुए थे, वहीं दूसरी तरफ दामोदर अपने घर में आराम से कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसकी नजर एक बड़ी सी तस्वीर पर टिकी थी जो दीवार पर टंगी हुई थी। उस तस्वीर को देखकर दामोदर अपने बीते दिनों को याद कर रहा था। दामोदर को याद आ रहा था कि वो उस तस्वीर के लोगों के साथ कितना खुश था, लेकिन देखते ही देखते वक्त ने उससे उसकी खुशी छीन ली। दामोदर अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी उसका पीए हंसराज वहां आया और उसने कहा, सर, आपके लिए एक लेटर है। किसका? दामोदर ने ठंडे सुर में पूछा। अम्मा जी, हंसराज ने कहा और दामोदर की तरफ लेटर बढ़ा दिया। अम्मा जी का नाम सुनते ही दामोदर की भौहें तन गई। दामोदर ने तुरंत उस लेटर को खोला और उसे पढ़ने लगा। जैसे उसने उसे पढ़ा तो उसके होश उड़ गए। अब आगे क्या होने वाला है? क्या अभिनव अनन्या के साथ डिनर पर चला जाएगा? क्या अनन्या के मन में दानिश के लिए फीलिंग्स बनने लगी हैं? और आखिर क्या लिखा है अम्मा जी ने दामोदर के लिए उस लेटर में? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए आगे। लेटर पढ़कर दामोदर हैरान हो चुका था। उसे एक पल के लिए लेटर में लिखी बात पर यकीन नहीं हुआ। ये तो, दामोदर ने हल्के सुर में कहा, लेकिन इसके आगे वो कुछ और नहीं कह सका। दूसरी ओर अभिनव के डिनर के लिए इनकार करने पर अनन्या ने एक हताशा भरी गहरी सांस ली और कहा, चलो ना दानिश, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। मैं तो बस आज के तुम्हारे अच्छे काम के लिए तुम्हें एक डिनर ट्रीट देना चाहती हूँ। क्या मुझे इतना भी हक नहीं है कि मैं अपने अच्छे एम्प्लॉइज से खुश होकर उन्हें पार्टी दे सकूं? अब इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए भी मनाना पड़ेगा तुम्हें? हाँ, मनाना पड़ेगा, अभिनव ने बड़बड़ाते हुए कहा।
वो मन ही मन मुस्कुरा भी रहा था। वो असल में यही चाहता था कि अनन्या उसे एक और बार मक्खन लगाकर मनाने की कोशिश करे। प्लीज दानिश, सिर्फ 1 घंटे के लिए, और वैसे भी तुम्हें घर जाकर तो खाना खाना ही है ना। अब नाटक मत करो और चुपचाप आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। अपनी बात खत्म करके अनन्या ने अपनी नजरें फेर ली। अभिनव ने भी हार मानते हुए एक गहरी सांस ली और सोचा कि वो अब सच में अनन्या को डिनर के लिए इनकार नहीं कर सकता था। उसके पास अब और कोई रास्ता नहीं था। अनन्या हमेशा से काफी जिद्दी थी और अपनी जिद से दूसरों को भी कन्विंस कर लिया करती थी। जहां एक तरफ अभिनव को उसकी ये आदत अच्छी भी लगती थी, लेकिन दूसरी तरफ वो इससे थोड़ा बेचैन भी होने लगा था। अगर आज इसने डिनर के लिए कन्विंस कर लिया तो आने वाले दिनों में पता नहीं क्या क्या डिमांड करने लग जाएगी, अभिनव ने अपने आप से कहा। वो जानता था कि अनन्या को हैंडल करना आसान बात नहीं थी। ठीक है, कहाँ चलना है डिनर के लिए, और याद रहे सिर्फ 1 घंटा, मुझे फिर और भी काम है, अभिनव ने अपने आप को व्यस्त बताते हुए कहा। अनन्या ने तुरंत अपनी गर्दन फिर से उसकी तरफ घुमाई और एक मुस्कान के साथ कहा, वाह, तुमने हाँ कर दी, ये। अभिनव ने उसकी उत्सुकता पर हाँ में सिर हिलाया। अनन्या की मुस्कान और भी बड़ी होती चली गई। उसने फिर आगे कहा, मैं तुम्हें एड्रेस भेज दूंगी, वहां पहुंच जाना, मेरी कब से इस रेस्टोरेंट में जाने की इच्छा थी। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा, अभिनव ने जवाब दिया और वो गाड़ी में बैठने लगा। लगभग शाम होने को आई थी। अभिनव अनन्या और उसकी गाड़ी को होटल पर छोड़ चुका था। दानिश के साथ डिनर करने के एक्साइटमेंट में अनन्या अपने रूम में पहुंचते ही सजने संवरने लगी थी। उसने आज एक नया गाउन पहना जो उसने 2 दिन पहले ऑनलाइन ऑर्डर किया था। अनन्या ने ये गाउन खास इसी तरह के मौके के लिए खरीदा था। उसे कहीं ना कहीं पहले से ये अंदेशा था कि वो दानिश के साथ डिनर डेट पर जाने वाली थी। ड्रेस पहनकर अनन्या अपने घर से निकल गई और रास्ते में एक सैलून पर रुक गई। उसे अपने बाल भी सेट करवाने थे। दानिश को अपनी खूबसूरती दिखाने में अनन्या आज कोई कसर नहीं छोड़ने वाली थी। उसे अपने मन में और भी कई तरह के ख्याल आते महसूस हो रहे थे, लेकिन वो तब तक उनके बारे में नहीं सोचती जब तक दानिश उसके साथ कंफर्टेबल नहीं हो जाता। अनन्या के बालों को सेट करने में 2 से 3 स्टाइलिस्ट लगी हुई थी। उनमें से एक ने अनन्या के बालों को डाई करते वक्त दूसरी स्टाइलिस्ट से बड़बड़ाते हुए कहा, तुम्हें पता है 60 साल की उम्र हो जाने के बाद भी लोहित व्यास इटली के 90% लड़कों से ज्यादा हैंडसम लगता है। उसे तो माफिया में होना ही नहीं चाहिए था, उसकी जगह हॉलीवुड में थी। दूसरी स्टाइलिस्ट ने इस बात पर अपना मुंह फुलाया और कहा, तुम तो दिन भर लोहित की ही गुण गाती रहती हो। उसने एक बार तुम्हें टिप में 1000 पाउंड क्या दे दिए, पागल हो चुके तुम। अब दांते को ही देख लो, वो भी लोहित की उम्र का है, लेकिन उससे भी ज्यादा हैंडसम लगता है। इतने में पीछे खड़ी तीसरी स्टाइलिस्ट ने भी हंसते हुए कहा, हैंडसम तो दोनों है, लेकिन तुम दांते की साइड सिर्फ इसलिए ले रही हो क्योंकि उस दिन लोहित ने तुम्हें कोई टिप नहीं दी थी। ये सुनकर पहली स्टाइलिस्ट भी हंसने लगी और दूसरी का मुंह और ज्यादा फूल गया। उन तीनों की बातें सुनते ही अनन्या को कुछ एहसास हुआ और वो अचानक हिचकिचाने लगी। इन्होंने अभी अभी दांते का नाम लिया, उसे माफिया से भी जोड़ा, लेकिन फिर उसकी उम्र 60 बरस क्यों बताई? अनन्या ने अपने मन ही मन में सोचा और फिर वो उन स्टाइलिस्ट की तरफ देखकर अचानक से बोली, एक्सक्यूज मी, क्या दांते की उम्र वाकई में 60 साल है? अनन्या के सवाल पर स्टाइलिस्ट ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया और कहा, तुम यहाँ नहीं लगती हो, अगर लोकल होती तो तुम्हें पता होता कि दांते और लोहित कौन है। हाँ, और ये भी पता होता कि दांते क्यों लोहित से ज्यादा हैंडसम दिखता है। दूसरी स्टाइलिस्ट ने फिर से बहस करते हुए कहा। ऐसे में तीसरी स्टाइलिस्ट दोबारा हंसने लगी और एक्साइटेड होते हुए बोली, अब असली मजा आएगा, तुम सब यही रुको, मैं अभी दांते और लोहित दोनों की फोटोज लेकर आती हूँ, उनमें से तुम बताना कि कौन ज्यादा हैंडसम है। अपनी बात खत्म करके वो स्टाइलिस्ट तुरंत उन दोनों के फोटोज निकालने के लिए दौड़ पड़ी। अनन्या को उन तीनों की बहसबाजी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो बस ये जानना चाहती थी कि जिस दांते की बात वो कर रहे थे आखिर वो था कौन। दानिश ने अपना इटालियन नाम दांते बताया था और अनन्या को वो खूब से खूब 30 साल का लग रहा था। ऐसे में उन स्टाइलिस्ट की कही बात अनन्या को हजम नहीं हुई। वो जानते थे कि दांते की उम्र 60 साल की नहीं हो सकती थी।
देखो मैं तो लोहित की साइड लूंगी। उसने मेरी स्किल्स की कदर करते हुए मुझे एक बड़ी टिप दी है। और बात रही हमारी इस दूसरी स्टाइलिश की, तो वो भी दांते की साइड लेगी, क्योंकि 5 साल पहले उस आदमी ने इसकी जान बचाई थी। अब सिर्फ तुम्हें डिसाइड करना होगा कि उन लोगों में से ज्यादा हैंडसम कौन है। पहली स्टाइलिश ने अनन्या को समझाते हुए कहा। उसकी बात पर अनन्या ने सिर हिलाया और वो एक पल के लिए सोचने लगी कि शायद दानिश वाकई में 60 साल का था और किसी सर्जरी की मदद से 30 साल जितना जवान लग रहा था। काश मुझे भी एक दिन कोई माफिया बॉस इसी तरह बचा ले, या फिर मैं उनके घर पर झाड़ू पोंछा लगाने का, उनकी मसाज करने का काम शुरू कर दूं। कसम से मेरी तो जिंदगी संवर जाएगी। तीसरी स्टाइलिश वापस आते हुए अपने आप में बड़बड़ाई। उसने अनन्या के करीब आते ही उसे तुरंत दोनों माफिया बॉसेस के फोटोज थमा दिए और कहा, ये लो उन दोनों की फोटोज, अब बताओ कौन कितने पानी में है। अनन्या पहली फोटो को गौर से देखने लगी। स्टाइलिश को लगा कि अनन्या उन दोनों को ही नहीं जानती थी, इसलिए उनका परिचय देना जरूरी था। जो फोटोज तुम देख रही हो वो लोहित व्यास की है, दूसरी फोटो में दांते हैं। अनन्या ने फोटो में बने उस आदमी को एक पल के लिए देखा और पाया कि उसके चेहरे पर 1-2 मामूली सी झुर्रियां थी और उसे सफेद रंग की गहरी दाढ़ी भी आ रही थी। वो दिखने में तो 60 साल का ही लग रहा था, लेकिन हैंडसम जरूर था। काफी हैंडसम लग रहा है ये इस उम्र में भी, अनन्या ने पहली स्टाइलिश की तरफ देखकर कहा, जिससे वो खुशी से झूम उठी। उसने फिर उस फोटो को साइड में रखा और दूसरा फोटो देखने लगी। उस फोटो को देखते हुए अनन्या की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने तुरंत दूसरी स्टाइलिश की तरफ देखा और कहा, यह है तुम्हारा दांते? हाँ है ना, एकदम हैंडसम। दूसरी स्टाइलिश ने मुस्कुराते हुए कहा, असल में जो दांते उस फोटो में था वो धनराज ही था। धनराज का भी इटालियन नाम दांते था। अभिनव उसका ये नाम जानता था, इसलिए जब उसे कुछ नहीं सूझा तो उसने जल्दबाजी में अनन्या को अपना नाम यही बता दिया। फिलहाल उस फोटो को देखते हुए अनन्या के मन में दानिश की शक्ल आने लगी। उसे समझ नहीं आया कि वहां पर हो क्या रहा था। ऐसे में उसने फिर से पूछा, एक बात बताओ, इटली में दांते नाम के आखिर कितने माफिया बॉसेस घूम रहे हैं? मेरा मतलब एक तो यही है, लेकिन क्या इसके अलावा और कोई भी है इसी नाम से? अनन्या का सवाल सुनकर वो स्टाइलिश कंफ्यूज हो गई और बोली, नहीं, जहां तक मुझे ध्यान है दांते नाम का सिर्फ एक ही आदमी माफिया बॉस है पूरी इटली में। हाँ ये ठीक कह रही है। फिलहाल इटली में हमारे 5 माफिया बॉसेस हैं। एक हो गया लोहित व्यास, एक दांते, एक रोनित, एक इमरान और फिर सबसे खतरनाक मैक्स पठान। मैक्स पठान की जगह पहले उसका भाई पीटर था, लेकिन फिर उसका क्या हुआ कोई नहीं जानता। तीसरी स्टाइलिश ने अनन्या को समझाते हुए कहा। यह सुनकर अनन्या अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पाई। उसे लगा कि या तो उसके कान उसे धोखा दे रहे थे या फिर आंखें। लेकिन फिर अनन्या को यह भी एहसास हुआ कि शायद दानिश ने ही उससे झूठ कहा था। दानिश ने वाकई में मुझसे झूठ कहा? कुछ समझ नहीं आ रहा। अनन्या को महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ जरूर थी, जिसकी वजह से दानिश ने उससे झूठ बोला था। उसके मन में एक पल के लिए यह भी ख्याल आया कि शायद दानिश कोई माफिया बॉस था ही नहीं, लेकिन वो इस बात को मान नहीं पाई। अगर दानिश सच में एक माफिया बॉस नहीं होता तो उसके मैक्स पठान के साथ इतने करीबी रिश्ते नहीं होते। या फिर दानिश मैक्स का सिर्फ एक दोस्त है? नहीं, कुछ तो प्रॉब्लम है अनन्या। कोई तो ऐसी बात है जो मैं नहीं जानती हूँ। दानिश ने अपने माफिया बॉस होने पर झूठ तो नहीं कहा होगा? आखिर वो ऐसा कहेगा ही क्यों? उसे भला किसी से भी डरने की क्या ही जरूरत? अनन्या के मन में सवालों का तूफान आ चुका था। वो समझ नहीं पा रही थी कि अगर दानिश ने अपने माफिया होने पर झूठ नहीं कहा तो फिर वो अपने असली नाम को कहकर झूठ क्यों बोल रहा था। साथ ही उसने अपना नाम दांते ही क्यों बताया, क्योंकि वो अपनी माफिया की आइडेंटिटी छिपा रहा था। मैडम! अचानक से एक स्टाइलिश ने अनन्या को पुकारा, जिससे वो तुरंत अपने ख्यालों से बाहर आ गई। अनन्या ने एक गहरी सांस ली और फिर ऊपर से स्टाइलिश को देखते हुए कहा, हाँ क्या हुआ? क्या हुआ? आपने अभी तक डिसाइड नहीं किया कि इन दोनों में से ज्यादा हैंडसम कौन है? थोड़ा जल्दी कीजिए मैडम। अगर आप इतनी देर लगाने लगी तो आपके डिसाइड करने से पहले ही ये दोनों आदमी दफन हो जाएंगे। इतना कहकर वो तीसरी स्टाइलिस्ट खुद में ही जोर जोर से हंसने लगी।
हालांकि उसका ये मजाक बाकी दोनों स्टाइलिस्ट को जरा भी पसंद नहीं आया था। वो दोनों उसे इस तरह से घूरने लगी मानो उसने अभी अभी मजाक करके एक घिनौना जुर्म किया हो। उनका रिएक्शन देखकर तीसरी स्टाइलिस्ट अपनी गलती समझ गई और उसने गला साफ करते हुए जैसे तैसे अपनी हंसी पर लगाम लगाया। इतने में अनन्या भी एक पल के लिए सोचते हुए बोली, वैसे काफी मुश्किल है एक को चुनना, लेकिन फिर भी मुझे लोहित ठीक लग रहा है। वो डेफिनेटली दांते से थोड़े ज्यादा हैंडसम है। अनन्या का जवाब सुनते ही पहली स्टाइलिश खुशी से झूम उठी। उसे एक पल के लिए ऐसा लगा कि लोहित के ज्यादा हैंडसम होने से उसे भी अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी सफलता मिली थी। हालांकि वो ये नहीं जानती थी कि अनन्या ने अपना जवाब ज्यादा देखकर परख कर नहीं दिया था। वो बस उन स्टाइलिश का मुंह बंद करवाना चाहती थी, इसलिए उसने लोहित का ही नाम ले लिया। फिलहाल अनन्या के मन में दूसरी बात चल रही थी। उसे दानिश पर शक हो रहा था। एक तरफ दानिश ने उसे इन्वेस्टर से मिलवाकर उसकी काफी मदद भी की थी, लेकिन दूसरी तरफ वो कहीं ना कहीं अनन्या से झूठ भी कह रहा था। बहुत बड़ी गड़बड़ है, अब इसकी सफाई दानिश दे पाएगा, अनन्या ने अपने आप से कहा। उसके सभी सवालों के जवाब अब दानिश के पास ही थे। अगर एक बार को अनन्या दानिश से नहीं भी मिलती तो उसे उसका सच खुद के दम पर निकलवाना पड़ता। लेकिन मैं ये इन्फॉर्मेशन कैसे निकलवाऊंगी कि दानिश है कौन? अनन्या दोबारा अपने मन ही मन में बोली। दानिश के बारे में इन्फॉर्मेशन निकलवाना अब इतना भी आसान नहीं था। सबसे पहली बात, वो मैक्स पठान का करीबी था और इटली में मैक्स का बोलबाला चलता था। और दूसरी बात, लोगों के बीच दानिश की कोई ज्यादा जानकारी थी ही नहीं। ऐसे में सीधा दानिश से इस बारे में बात करने के अलावा अनन्या के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन क्या दानिश पर अभी भरोसा करना ठीक होगा? आखिर वो है कौन? अनन्या ने एक बार और अपने आप से पूछा। भले ही दानिश के साथ रहकर अनन्या को सेफ महसूस होता था, लेकिन तब भी उसकी असली आइडेंटिटी एक बहुत बड़ा सवाल थी। ऐसे में दानिश को देखकर अनन्या को गुड़गांव के टाइगर की कहानी याद आने लगी। टाइगर भी इसी तरह अपनी पहचान छिपाते हुए आया था। यहाँ तक कि टाइगर की मौत के बाद भी उसके करीबी लोग उसकी आइडेंटिटी को रिवील नहीं कर पाए थे। अनन्या को लगा कि शायद दानिश का भी यही केस था। वो आदमी कई दिग्गज लोगों के साथ उठता बैठता होगा, लेकिन तब भी कोई उसकी असली पहचान नहीं जानता था। अब आगे क्या होगा? क्या अनन्या दानिश का सच पता लगा पाएगी? अगर उसे दानिश के सच में अभिनव दिख गया तो फिर क्या होगा? और क्या अभिनव उसके सवालों का सामना कर पाएगा? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? जानने के लिए सुनते रहिए आगे। अनन्या को लगा कि अगर दानिश वाकई में अपनी आइडेंटिटी छिपा रहा था तो वो कहीं न कहीं एक बड़ा आदमी था। वो या तो किसी बड़े खानदान से आता था या फिर किसी ऊंची पोजीशन पर बैठा था। साथ ही साथ मैक्स पठान भी उसकी काफी इज्जत करता था। दानिश के पीछे कोई तो सच छिपा हुआ है, लेकिन मैं भी उसे बाहर निकाल लूंगी, अनन्या ने आत्मविश्वास के साथ अपने आप से कहा। और वो सलून से निकलकर रेस्टोरेंट में समय से 5 मिनट पहले ही पहुंच गई। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो कुछ तहकीकात करना चाहती थी। उसने तो उस स्टाइलिश को ये ऑफर तक कर डाला था कि अगर वो स्टाइलिश उससे अभिनव की शिनाख्त करवाने में मदद करेगी तो अनन्या उसे उसकी 1 महीने की सैलरी एक साथ दे देगी। वो स्टाइलिश भी इटली में काफी सालों से रह रही थी और ऐसे में वो सारे माफिया बॉसेस को जानती थी। उसे पता था कि कौन सा माफिया बॉस इटली में किस पोजीशन पर है। यही रहो, हाँ बस यही, वो बस किसी भी वक्त यहाँ आता ही होगा। तुम अपनी नजर चौकन्नी रखना और सारा ध्यान उस रास्ते पर टिका कर रखना। जैसे ही वो अंदर आए तो तुम उसे पहचान लेना। पहचान तो लोगी ना? अनन्या ने उस स्टाइलिश से पूछा। स्टाइलिश ने शांति से हाँ में सिर हिला दिया और बोली, आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं ये काम यूं ही कर दूंगी, उस लड़की ने कहा और अपनी ड्रिंक पीने लगी। अनन्या को भी उसके ऊपर भरोसा हो रहा था। ऐसे में उसने एक गहरी सांस ली और उस स्टाइलिश से दूर चली गई। उसे भी इंतजार करने के लिए वही पास में एक बढ़िया सी जगह मिल गई थी। वो वहाँ बैठी और अभिनव का इंतजार करने लगी। लगभग 5 मिनट के अंदर ही अभिनव वहाँ आ गया। उसने काले रंग की ट्राउजर और नीले रंग का शर्ट पहना हुआ था। वो इतना हैंडसम लग रहा था कि अनन्या को उसे देखते ही गुदगुदी सी महसूस होने शुरू हो गई थी। वो जानती थी कि दानिश के साथ काफी सारी चीजें गड़बड़ थी।
अनन्या के मन में उसको लेकर बहुत सारे सवाल थे और उनमें से सबसे बड़ा सवाल था कि वो अभिनव जैसा क्यों लगता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये अभिनव ही है या फिर दानिश। सच जो भी था, अनन्या उसे जानने से पहले ही काफी घबराने लगी थी। हे भगवान, न जाने तू अब क्या करने वाला है, अनन्या ने घबराते हुए अपने आप से कहा और अपनी जगह से खड़ी हो गई। वो भी अभिनव की तरफ बढ़ने लगी थी। इससे पहले कि अभिनव टेबल तक पहुंच पाता, अनन्या उससे बीच में ही मिल लेना चाहती थी ताकि स्टाइलिश को भी पता चल सके कि उसे किसके ऊपर नजर रखनी है और किसके बारे में पता लगाना है। मुझे नहीं लगा था कि तुम आने वाले हो। मैं तो यही सोच रही थी कि तुमने अपना इरादा बदल लिया होगा, अनन्या ने अभिनव से कहा। अभिनव उसकी बात सुनकर हंसा और बोला, एक बार जो मैं कह देता हूँ तो वो कर देता हूँ, उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं और अपने बाप की भी नहीं सुनता। हाँ, बैठा जाए, अभिनव ने थोड़ा स्टाइल मारते हुए कहा। वो नहीं चाहता था कि अनन्या को उसकी भाषा सुनकर भी ऐसा लगे कि वो अभिनव ही है। वो दानिश की तरह बात करने की कोशिश कर रहा था। इतना कहते ही अभिनव टेबल की तरफ बढ़ने लगा था। अनन्या भी उसके साथ आ रही थी। अभिनव ने पहले अनन्या के लिए कुर्सी खींचकर उसे बैठाया और उसके बाद वो खुद भी कुर्सी पर बैठ गया। इसके बाद उसने वेटर को इशारा किया और वेटर कुछ ही सेकंड्स के अंदर अभिनव और अनन्या की टेबल पर मेन्यू लेकर पहुंच गया। ये आज जो हो रहा है ये रोज रोज नहीं हो पाएगा, समझ लेना। मैं बहुत बिजी आदमी हूँ, मुझे और 17 तरह के काम होते हैं। मेरे पास इतनी फुर्सत से खाना खाने की फुर्सत नहीं होती है और किसी लड़की के साथ तो बिल्कुल भी नहीं, अभिनव ने कहा। अनन्या ने उसकी बात पर चुपचाप हाँ में सिर हिला दिया और बोली, मैं समझ गई, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अभिनव की बॉस है या फिर अभिनव उसका बॉस है। अनन्या ने तुरंत मेन्यू उठाया और उसमें डिशेस के नाम पढ़ने लगी। फिर उसने मेन्यू को एक कोने में रखा और अभिनव की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए बोली, दानिश, मैं ना तुमसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ, यही कोई 4-5। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरे सवालों से ऑफेंड नहीं होगे और साथ ही उसका सच सच जवाब दोगे। अभिनव, जो कि इस वक्त मेन्यू पढ़ रहा था, उसने अनन्या की ये बात सुनते ही तुरंत मेन्यू को एक कोने में रखा और अपने दोनों हाथ टेबल पर फोल्ड करके अनन्या की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए बोला, ये खाना खाने का टाइम है या सवाल जवाब खेलने का टाइम है? अनन्या अभिनव की बात सुनकर जोर से हंस पड़ी। उसने हंसते हुए कहा, हाँ दानिश, कम ऑन यार, तुम तो मतलब भाला लेकर मेरे ऊपर हमला करने के लिए तैनात ही खड़े रहते हो। मैं तुम्हें इतना परेशान करती हूँ क्या? तुम क्या मुझे अपना दुश्मन समझते हो? अरे मैं तो बस तुम्हें और तुम्हारे बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहती हूँ ताकि हम दोनों के बीच में ठीक से बात हो सके। वैसे भी तुम्हें तो पता ही है कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता। अभिनव ने अनन्या की बात पर उसे एक सेकंड के लिए देखा और उसके बाद वेटर को इशारा करके बुला लिया। वेटर तुरंत अभिनव के पास आया और उसने मेन्यू टेबल पर से उठा लिया। इसके बाद अभिनव और अनन्या ने उसे अपना ऑर्डर लिखवा दिया। उसके जाते ही अभिनव ने कहा, सॉरी, लेकिन मैं यहाँ इंटरोगेट होने के लिए नहीं आया हूँ। अनन्या फिर से अभिनव की इस बात पर हंस दी और बोली, अरे बाबा रिलैक्स, वैसे भी आज की ट्रीट मेरी तरफ से है। अब जब मैं इतना कुछ कर ही रही हूँ तो तुम मेरे लिए इतना सा नहीं कर सकते हो क्या? मैंने तुमसे कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी ना मांगी है। और वैसे भी मैं ना तुम्हें कोई इंटरोगेट नहीं करने वाली हूँ। मैं नहीं पूछूंगी कि तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड है या तुमने पहली बार किस लड़की को किस किया था। मेरे सवाल तो बहुत ही सिंपल शरीर से होने वाले हैं। कसम से तुम्हें मेरे सवालों को जवाब देने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और हाँ, जब तुम्हें लगे कि मैं कोई डीप सवाल पूछ रही हूँ या फिर कुछ ऐसा पूछ रही हूँ जिसका तुम सच में जवाब नहीं देना चाहते तो तुम मुझे रोक देना, मैं रुक जाऊंगी। अनन्या की ये बात सुनकर अभिनव को हंसी आ गई। वैसे तो वो अंदर से घबरा रहा था क्योंकि बाहर से अनन्या ने उसे इस कदर घेर लिया था कि अब उसके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। ऐसे में उसने हंसते हुए कहा, ठीक है तो फिर शुरू करो। जैसे अभिनव ने इतना बोला, इतने में वेटर उन दोनों का ऑर्डर लेकर वहां पहुंच गया। वेटर जब अनन्या को उसकी डिश सर्व कर रहा था तो अनन्या ने अभिनव से पहला सवाल पूछा, तो तुम इटली से हो? अनन्या इस सवाल को पूछते वक्त जानबूझकर अभिनव की आंखों में नहीं देखना चाहती थी
लेकिन अभिनव ने सवाल सुनते ही अनन्या की आंखों में देखा और बोला, तुम्हें सच में ये जानने में इंटरेस्ट है कि मैं इटली से हूँ या नहीं? अभिनव के सवाल के जवाब में अनन्या ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, ये सवाल मैं कर रही हूँ, तुम नहीं। और वैसे भी तुम जिस तरह से बात करते हो, I mean, तुम्हारा लहजा, उसे सुनकर कहीं से भी ये तो नहीं लगता कि तुम इटली के हो। मुझे लगा कि हो सकता है कि इसके पीछे कोई बड़ा कारण हो, इसलिए मैंने ये सवाल किया, सिंपल। अभिनव अंदर ही अंदर उड़ा हुआ सा महसूस कर रहा था, अपने आप पर नहीं, अनन्या पर। उसे गुस्सा आ रहा था कि आखिर उसने अनन्या के इस खेल में भाग ही क्यों लिया था। वो जानता था कि अनन्या कितनी चालाक किस्म की लड़की है, फिर भी वो उसके जाल में फंस गया। अब अभिनव के पास जवाब देने के अलावा और कोई चारा नहीं था। ऐसे में उसने कहा, मैं आधा इटालियन हूँ। और बचे हुए आधे कहाँ से हो? अनन्या ने तपाक से पूछा। अभिनव ने एक गहरी सांस ली और बोला, अनन्या, मैं इस बारे में इससे आगे और कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारे इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं। ये सिंपल सवालों की आड़ में तुम बहुत बड़ा खेल खेल रही हो और मैं इस खेल में नहीं फंसना चाहता। और अगर तुम्हें खेल खेलना ही है तो तुम्हें मेरे भी सवालों का जवाब देना होगा। तुम्हें मुझे ये बताना होगा कि तुम यहाँ इटली में क्यों आई हो। अनन्या अभिनव के सवाल को सुन हल्का सा मुस्कुराई और बोली, मैं तो यहाँ बिजनेस के लिए आई हूँ। वैसे भी इटली बिजनेस के लिए बहुत अच्छी जगह है। इससे पहले कि अनन्या अभिनव से अगला सवाल कर पाती, अभिनव ने तुरंत अपनी तरफ से सवाल दागते हुए कहा, तो तुम खुद कहाँ से हो अनन्या? मैं तो गुड़गांव से हूँ। शानदार जगह है, इंडिया के सबसे मॉडर्न और एडवांस शहरों में से एक। अच्छा, तो तुम गुड़गांव छोड़कर यहाँ चली आई? तुम्हें सच में लगता है कि इटली गुड़गांव से ज्यादा अच्छा है? अभिनव के मुंह से अचानक से ये बात निकल गई। अभिनव को इस बात को बोलने के बाद एहसास हुआ कि उसके मुंह से ये बात नहीं निकलनी चाहिए थी। अनन्या अभिनव की इस बात पर उसे घूरते हुए देख रही थी। दोनों की आंखें कुछ सेकंड्स के लिए एक दूसरे पर जैसे टिकी गई थी। अनन्या ने अभिनव की आंखों में देखते हुए कहा, मैंने तो अपने मुंह से ये नहीं कहा कि मैं गुड़गांव छोड़कर यहाँ आई हूँ। तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने गुड़गांव छोड़ दिया है? अभिनव के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो क्लीन बोल्ड हो गया था। फिर भी उसने अपने आप को संभाला और बोला, अरे इसमें पता लगाने जैसी कौन सी बात है? ये तो कॉमन सेंस है अनन्या। और देखो, अब गुड़गांव के नाम पर तुम्हें कैसी झिझक महसूस हो रही है। जैसे ही मैंने गुड़गांव का नाम लिया तो तुम घबरा गई। क्यों? तुम क्या गुड़गांव के बारे में बात नहीं करना चाहती हो? अनन्या ने अभिनव के सवाल के जवाब में अपने आप को संभाला और बोली, हाँ, तुम सही कह रहे हो। मैं उस शानदार जगह को छोड़कर यहाँ आई हूँ क्योंकि मेरे पास उसे छोड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं था। अब तुम्हें तो पता ही है कि इंसान की जिंदगी में ऐसे कई मौके आते हैं जब उसे किसी जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह पर जाना पड़ता है ना? हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अभिनव ने कहा और फिर अपनी प्लेट में से थोड़े से चावल खाते हुए बोला, मैं समझ सकता हूँ और मैं ये भी अच्छी तरह से जानता हूँ कि उन कारणों के बारे में बात ना हो तो ही अच्छा होता है। हमें अपनी जिंदगी के हर पहलू पर लोगों के सामने बात नहीं करनी चाहिए, वरना कब कौन कहा हमारी ही बात को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर ले, कुछ कहा नहीं जा सकता। अभिनव की बात सुनकर अनन्या ने उसे एक पल के लिए देखा और फिर थोड़ा सा पानी पीते हुए बोली, मैं आगे से इस चीज का ध्यान रखूंगी। शाबाश, अभिनव ने कहा और फिर दोनों चुपचाप आराम से खाना खाने लगे। अब अनन्या के पास अभिनव से पूछने के लिए कोई सवाल नहीं बचा था। कुछ देर के बाद जब दोनों का खाना पूरा हो गया तो अभिनव ने अनन्या की तरफ देखते हुए कहा, बिल मैं पे करूंगा और उसके बाद तुम्हें घर भी छोड़ दूंगा। इतना कहते ही अभिनव अपनी जगह से खड़ा हुआ और बिलिंग काउंटर की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो टेबल छोड़कर निकला, इतने में अनन्या ने दूर बैठी उस स्टाइलिश की तरफ देखा। उन दोनों की आंखें एक दूसरे को देख रही थी। उस स्टाइलिश ने धीरे से अपना सिर हिला दिया था। अनन्या उसका ये इशारा देखकर समझ गई थी कि ये एक नेगेटिव जवाब था, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से श्योर होना चाहती थी। ठीक तभी अभिनव वापस आ गया। उसने अनन्या से कहा, अब हम चले, मैंने बिल सेटल कर दिया, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। अनन्या अपनी जगह से खड़ी हुई और अभिनव की तरफ देखते हुए बोली, नहीं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे भी अपनी कार लेकर आई हूँ। हाँ, लेकिन मैं जाने से पहले तुम्हें सही सलामत तुम्हारे ठिकाने पर पहुंचाना चाहता हूँ।
अभिनव ने जवाब में कहा। यह सुन अनन्या हल्का सा मुस्कुराई और बोली, नहीं, मैं कह रही हूं ना, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगी। वैसे भी इतनी छोटी सी चीज के लिए मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। अनन्या ने इतना कहा और फिर रेस्टोरेंट के बाहर जाने लगी। अभिनव ने उसे देखा और देखता ही रह गया। इतने वक्त के बाद भी अनन्या की जिद करने की आदत गई नहीं थी। ऐसे में वो खुद भी अनन्या के पीछे पीछे बढ़ने लगा था। लेकिन जैसे ही वो रेस्टोरेंट के बाहर आया तो उसने देखा कि अनन्या वहां नहीं थी। वो अचानक से कहीं गायब हो गई थी। अभिनव ने इधर उधर भी देखा लेकिन अनन्या कहीं नजर नहीं आ रही थी। छोड़ो यार, वो अपना अपने हिसाब से देख लेगी, अभिनव ने कहा और खुद अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। वैसे भी वो दिन भर से बहुत थक गया था और अब बस आराम करना चाहता था। अभिनव अपनी गाड़ी में बैठा और रवाना हो गया। इधर जब अभिनव अपनी गाड़ी से निकल रहा था तब अनन्या एक कोने में छिपकर उसे देख रही थी। वो जानती थी कि अगर वो अभिनव को बाहर दिख जाती तो अभिनव जबरदस्ती उसे अपने साथ अपनी गाड़ी में बिठाता और उसे छोड़ कर आता। लेकिन अनन्या अभिनव के सामने उस स्टाइलिस्ट से नहीं मिलना चाहती थी। जब अभिनव निकल गया तो अनन्या उस स्टाइलिस्ट के पास दोबारा आई और उसके पास आकर बैठ गई। उसने पूछा, अब बताओ, तुम इस आदमी के बारे में क्या जानती हो? वो स्टाइलिस्ट घबराई हुई आंखों से अनन्या को देख रही थी। अब आगे क्या होने वाला है? क्या सच में स्टाइलिस्ट अभिनव की सच्चाई जानती है? क्या अनन्या को पता चल जाएगा कि दानिश ही अभिनव है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए आगे। अनन्या का सवाल सुनकर उस स्टाइलिस्ट ने तुरंत एक गहरी सांस ली और ना में सिर हिलाकर बोली, नहीं, मैंने इस आदमी को पहले कभी नहीं देखा मैडम। स्टाइलिस्ट का जवाब सुनते ही अनन्या के होश उड़ गए। उसने एक पल के लिए सोचा और फिर पूछा, देखा नहीं है? तुम्हें उसका चेहरा अच्छे से दिखाई दे रहा था ना? ऐसा तो नहीं कि तुम उसे जानती हो लेकिन अभी पहचान नहीं पाई? वो स्टाइलिस्ट एक पल के लिए हिचकिचाई और अपने दिमाग पर जोर देने लगी। उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की अभिनव का चेहरा याद करने की, लेकिन वो अब भी उसे पहचान नहीं पा रही थी। ऐसे में उसने एक गहरी सांस ली और कहा, मैंने उसका चेहरा तो अच्छे से देख लिया था लेकिन मैं उसे जानती नहीं, वो कोई अजनबी ही है। पर चिंता मत करो, मैंने उसका एक हाई डेफिनेशन फोटो निकाल लिया है जिसके जरिए हम उसके और डिटेल्स निकाल सकेंगे। मेरे एक फ्रेंड है जो माफिया से जुड़ी हर नई पुरानी खबर रखती है, मैं एक बार उससे बात करती हूँ। वैसे भी आपने मुझे मेरी 1 महीने की सैलरी 1 दिन में ही दे दी है, इसलिए मेरा इतना फर्ज तो बनता ही है। अपनी बात खत्म करके वो स्टाइलिस्ट खुद ब खुद हंसने लगी। वो थोड़ी एक्साइटेड भी थी लेकिन नर्वस भी। भले ही माफिया से जुड़े कामों में काफी पैसा था लेकिन जान जाने का रिस्क भी उतना ही बना रहता था। स्टाइलिस्ट की बात सुनकर अनन्या ने उसे एक पल के लिए देखा और फिर कहा, अगर तुम काम फुर्ती से करोगी तो मैं तुम्हें और भी ज्यादा बोनस दूंगी। अनन्या का ऑफर सुनते ही स्टाइलिस्ट के चेहरे पर से सारी घबराहट गायब हो गई। वो तुरंत एक खिलती हुई मुस्कान के साथ बोली, आप बस देखिए मैडम, चुटकी बजाती आपका काम हो जाएगा। अनन्या ने मुस्कुराकर उस स्टाइलिस्ट की बात पर हाँ में सिर हिला दिया। उसे भरोसा था कि दानिश की आइडेंटिटी निकलवाने में वो उसकी पूरी मदद कर सकती थी। कुछ देर के बाद अभिनव भी अपने घर पहुंच गया जहां अलायना पहले से सो चुकी थी। अभिनव ने एक बड़ी सी मुस्कान के साथ एक पल के लिए अलायना को निहारा और फिर उसके करीब जाकर उसके गालों पर किस कर दिया। अभिनव की किस से नींद में भी अलायना के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई, लेकिन वो अब भी जागी नहीं थी। ऐसे में अभिनव उसे डिस्टर्ब ना करते हुए उसकी रूम से बाहर आ गया और अपना फोन निकालकर मैक्स का नंबर डायल करने लगा। पहली रिंग में ही मैक्स ने अभिनव का फोन उठा लिया और बोला, हेलो अभिनव। हाय, मैं तुमसे अब अपना अगला प्लान डिस्कस करने वाला हूँ। जैसा कि तुमने सुना ही होगा, किंग ऑफ द वर्ल्ड इवेंट के स्पेशल मेंबर्स मेरे साथ काम करने के लिए राजी हो चुके हैं। अब बस हमें किसी तरह से अर्जुन शेखावत को अपने जाल में फंसाकर वापस गुड़गांव भेजना है। तुम्हें ये तो याद होगा ना, शायद हम इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। अभिनव ने अपनी रूपरेखा समझाते हुए कहा। मैक्स ने तुरंत उसकी बातों पर हाँ में सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल, आगे क्या करना है ये मुझे अच्छी तरह से याद है। बस मैं ये पूछ रहा था कि तुम इसे एग्जीक्यूट कैसे करोगे। मेरा मतलब है कि अर्जुन तुम्हारे पीछे पीछे गुड़गांव आएगा ना,
तो क्या तुम वाकई में फ्लाइट पकड़कर गुड़गांव चले जाओगे? मैक्स के सवाल पर एक पल के लिए मंथन करके अभिनव ने ना में अपना सिर हिलाया और बोला, नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। सिर्फ ऐसा जताऊंगा कि मैं जा चुका हूँ। मेरी जगह अगर किसी को जाना पड़ा तो मॉन्टी चला जाएगा। बाकी तुम मुझे पहले ये बताओ कि किंग ऑफ द वर्ल्ड के अवार्ड का अनाउंसमेंट कहाँ होगा? आखिर इसका क्या सीन रहता है? अभिनव का सवाल सुनकर मैक्स ने एक गहरी सांस ली और उसे समझाते हुए कहा, अनाउंसमेंट कहीं भी हो सकती है अभिनव। ये लोग रैंडमली किसी भी जगह को सिलेक्ट कर लेते हैं और काफी शॉर्ट नोटिस पर बताते हैं। मेरे हिसाब से हमें कल तक पता लग जाएगा कि अनाउंसमेंट असल में होगी कहाँ। और हाँ, अनाउंसमेंट का वेन्यू पता लग जाने के बाद वो स्पेशल मेंबर्स भी कल ही इटली से रवाना हो जाएंगे। मैक्स की बात पर अभिनव ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, अब हमें एक काम करना पड़ेगा मैक्स। हमें किसी भी तरह से इस अनाउंसमेंट को गुड़गांव में रखवाना होगा। इससे हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। अगर अनाउंसमेंट गुड़गांव में हुई तो मैं भी वहां के लिए रवाना हो पाऊंगा। अभिनव के सुझाव पर मैक्स ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, ठीक है, कोशिश करते हैं, लेकिन तुम अपने प्लान को साइड बाय साइड कैसे एग्जीक्यूट करोगे? अभिनव ने इस बारे में एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, मेरे हिसाब से मैं भी उसी दिन गुड़गांव वापस चला जाऊंगा जिस दिन मॉन्टी और अर्जुन भी जा रहे होंगे। जहाँ तक मुझे लगता है अर्जुन के वहां पहुंचते ही दिक्पाल सतर्क हो जाएगा और अनाउंसमेंट वाले दिन तक मेरे लिए गुड़गांव की एंट्रेंस बंद कर देगा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। इनफैक्ट उसी दिन जाना बेहतर होगा। हम अर्जुन को मॉन्टी के साथ उलझाए रखेंगे जैसे वो टाइगर समझेगा। ऐसे में अर्जुन को पता ही नहीं चलेगा कि असली टाइगर किसी दूसरे प्लेन में है। मैक्स ने भी अपना सुझाव देते हुए कहा। उसका सुझाव अभिनव को काफी पसंद आया। उसने तुरंत अपना सिर हिलाते हुए कहा, बहुत ही बढ़िया आइडिया है, वेरी गुड। मैक्स भी मुस्कुराया और बोला, तो फिर इस पर काम करना भी शुरू कर देते। अब तुम मुहूर्त निकलवाओ और अपने जाने के लिए कोई अच्छा दिन ढूंढो। जब तुम्हारी डेट फाइनलाइज हो जाएगी उसके बाद मुझे मैसेज कर देना। कॉल करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा मैसेज पढ़ते ही अपने काम पर लग जाऊंगा। मैक्स की बात सुनकर अभिनव ने एक राहत भरी गहरी सांस ली और कहा, ठीक है दोस्त, फिर बाद में बात करते हैं। अभिनव ने फोन काट दिया और दोबारा एक गहरी सांस ली। उसे महसूस हुआ कि दिक्पाल के साथ चल रही उसकी इस जंग का अंत आखिरकार नजदीक था। जल्द ही अभिनव की सारी परेशानियां दूर होने वाली थी। वो दिक्पाल को बहुत बड़ा झटका देकर उसे नीचे गिराना चाहता था और अर्जुन को भी वापस जेल में पटकना चाहता था। अभिनव को पूरा भरोसा था इस बार वो दिक्पाल का खेल खत्म कर सकता था। पर यह भी एक बात थी कि दिक्पाल उसका इकलौता दुश्मन नहीं था। इधर थक हार कर अपने होटल के रूम पर वापस पहुंचते ही अनन्या सीधे चेयर पर जाकर बैठ गई। उसने आज अपने फैशन में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, इस आस में कि दानिश उसे नोटिस करेगा और उससे इम्प्रेस हो जाएगा। हालांकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अनन्या को महसूस हुआ कि आज दानिश अपनी ही धुन में था और कोई चिंता उसे मन ही मन खाए जा रही थी। अनन्या नहीं समझ पाई थी कि आखिर उसके मन में क्या चल रहा था। छोड़ो, उस स्टाइलिश के जरिए मेरे पास कुछ वक्त में दानिश की भी कोई ना कोई खबर आ ही जाएगी, अनन्या ने अपने मन को तसल्ली देते हुए कहा। उसने फिर अपने पास से वो बिजनेस कार्ड बाहर निकाला जो उसे आज सुबह ही मिला था। अनन्या ने उस कार्ड पर लिखा नंबर डायल कर दिया। कुछ देर तक रिंग जाती रही। जब उसे लगने लगा कि सामने वाला फोन नहीं उठाएगा, उसी पल अनन्या को फोन की दूसरी तरफ से एक गहरी आवाज सुनाई दी। हेलो सर, गुड इवनिंग। मैं अनन्या सिंह बोल रही हूँ। हम सुबह मिले थे, याद है? आपने मुझे अपना बिजनेस कार्ड भी थमाया था और फिर कॉल करने को बोला था। अनन्या ने एक ही सांस में अपनी पूरी बात कह डाली। हाँ, मुझे याद है, मिस अनन्या है ना? उधर से उस आदमी ने कहा। अनन्या ने तुरंत हाँ में सिर हिलाया और बोली, जी सर, मैं पूछना चाह रही थी कि आप किस दिन अवेलेबल रहेंगे। मैं आपके साथ डिटेल में इन्वेस्टमेंट के बारे में डिस्कस करना चाह रही हूँ। अच्छा, तो फिर कल ही डिस्कस कर लेते हैं। मैं कल सुबह 9 बजे फ्री हूँ, तब तुम आकर मुझसे मिल सकती हो, उस आदमी ने कहा। अनन्या उसका जवाब सुनकर काफी खुश हो गई और बोली, थैंक यू सो मच सर, मैं कल शार्प 9 बजे पहुँच जाऊंगी। आपके सपोर्ट के लिए दिल से थैंक यू। You're welcome. Good night. कल मिलते हैं। इतना कहकर उस आदमी ने फोन काट दिया और इधर अनन्या भी खुशी के मारे अपनी चेयर से खड़ी हो गई
उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान तैरने लगी थी। उसने एक तरफ स्पेशल मेंबर का रास्ता तो साफ कर ही दिया था, अब बस दानिश के जरिए मोंटी के बारे में बात करना बचा था। ऐसे में अनन्या ने फिर से अपना फोन उठाया और इस बार दानिश का नंबर डायल कर दिया। अभिनव ने जब देखा कि अनन्या उससे फोन कर रही है तो उसने उसे तुरंत उठा लिया। अरे रात को क्यों कॉल कर रही हो अनन्या? अब क्या मुझे ओवर टाइम भी करना पड़ेगा? अभिनव ने एक शिकायत भरे सुर में पूछा। हालांकि उसकी बात नकारते हुए अनन्या बोली, हमारे एक पोटेंशियल इन्वेस्टर कल सुबह 9 बजे मुझसे मिलना चाहते हैं। तुम कल जल्दी मेरे होटल पर मिलने आ जाना। ये अपॉर्चुनिटी काफी मुश्किल से मिली है, हम इसे सिर्फ चंद मिनटों की लेट लतीफी से बिगाड़ नहीं सकते, है ना? अनन्या की बात सुनकर अभिनव ने एक हताशा भरी गहरी सांस ली और कहा, ठीक है फिर मैं कल सुबह 8 बजे तुम्हें लेने आ जाऊंगा, तुम प्लीज तैयार रहना। मैं बिल्कुल तैयार रहूंगी, तुम गलती से भी देरी मत कर देना दानिश। गुड नाइट। इतना कहकर अनन्या ने फोन काट दिया। दानिश को हर वक्त शिकायत करते देख अनन्या को अब थोड़ा गुस्सा भी आने लगा था। उसे ऐसा लगने लगा था मानो वो अनन्या को पसंद ही नहीं करता हो। हालांकि असली जवाब क्या था अनन्या को वो भी जल्द पता लग जाएगा। दूसरी ओर गुड़गांव में गर्मा गर्मी हो चुकी थी। रघुवीर से अब तक कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया था, जिससे दिक्पाल अपना आपा खो चुका था। तुम क्या यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए बैठे हो रघुवीर? हाँ? इतना टाइम बीत चुका है लेकिन अब तक कोई रिजल्ट नहीं आया। आखिर बात क्या है? अरे तुम मेरे साथ कोई खेल तो नहीं खेल रहे हैं? दिक्पाल की नाराजगी पर रघुवीर ने एक हताशा भरी गहरी सांस ली और कहा, मैंने तुमसे पहले भी कहा था दिक्पाल, मुझे रेसिपी मिल चुकी है, बस अब उसे टेस्ट करके देखना है। अब टेस्टिंग करके तभी तो पता चलेगा ना कि वो असरदार है भी या नहीं। मैं अब तक ये टेस्ट न जाने कितने लोगों पर कर चुका हूँ लेकिन अभी तक मेरे पास कोई सॉलिड रिजल्ट नहीं आया है। रघुवीर की सफाई सुनकर दिक्पाल गुर्राते हुए बोला, अरे तो कब तक और चलेगा तुम्हारा ये टेस्ट है? देखो मुझ में इतनी सहनशीलता नहीं है, तुम भी जानते हो कि मैं कितना उतावला हो जाता हूँ, इसलिए मुझे जल्दी कोई रिजल्ट निकाल कर दे दो। मैं जानता हूँ दिक्पाल, रिजल्ट निकालने के लिए मैं ना सिर्फ दिन बल्कि रात भर भी काम कर रहा हूँ। मुझे बस थोड़ा और वक्त दो और थोड़ी मदद भी। मैं अकेले काम कर करके थकने लगा हूँ अब। अगर कोई असिस्टेंट मिल जाता तो काफी बेहतर होता। तुम मुझे एक असिस्टेंट ला कर दो और मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि जल्द से जल्द रिजल्ट निकाल कर दे दूंगा। रघुवीर ने अपनी बात समझाते हुए कहा। दिक्पाल ने उसे देखकर एक गुस्से भरी गहरी सांस ली और हाँ में सिर हिलाकर कहा, ठीक है, मैं कुछ साइंटिस्ट से बात करता हूँ और फिर तुम्हें बताता हूँ। जितने असिस्टेंट चाहिए उतने रख लो, बस ये काम जल्द से जल्द खत्म हो जाना चाहिए। मैं अपना पेशेंस खोता जा रहा हूँ। मुझे लग रहा था कि ये एक्सपेरिमेंट अनाउंसमेंट वाले दिन से पहले तैयार हो जाएगा। मैं इसकी ताकत को इस्तेमाल करने के सपने देख रहा था लेकिन हुआ इसका बिल्कुल अपोजिट। मुझे अब एक नया प्लान बनाना होगा। अपनी बात खत्म करके दिक्पाल चेयर से खड़ा हो गया और उसके साथ साथ रघुवीर भी खड़े होते हुए बोला, मुझे माफ करना दिक्पाल, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं अपनी तरफ से 100% भी नहीं बल्कि 200% दे रहा हूँ, लेकिन तब भी रिजल्ट आने का नाम नहीं ले रहे। और तो और न जाने कितने लोग अपनी जान अलग गंवा चुके हैं इसके चक्कर में। मैं तो गिनते भी भूल चुका हूँ, सिर्फ काम में लगा हुआ। अब तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि ये कितना मुश्किल है। दिक्पाल ने इस बात पर एक हताशा भरी गहरी सांस लेकर हाँ में अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है, लेकिन अगर तुम अपना 200% दे रहे हो तो मैं भी चाहता हूँ कि अब 400% दो। अगर अनाउंसमेंट वाले दिन भी ये प्रोजेक्ट तैयार नहीं हुआ तब भी मैं इसका दूसरी चीजों में जल्द से जल्द इस्तेमाल करना चाहता हूँ। दिक्पाल की बात पर रघुवीर ने अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है दिक्पाल, बस मुझे मदद के लिए असिस्टेंस ला कर दे दो, बाकी सब कुछ मैं संभालूंगा। और हाँ, टेस्टिंग करने के लिए भी मुझे और लोगों की जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ मुझे एक छोटा सा ब्रेक भी चाहिए ताकि अपना दिमाग शांत कर सकूं। आज रात क्लब जाने की सोच रहा हूँ। आई होप तुम्हें इस बात से कोई तकलीफ नहीं होगी। नहीं, तुम जा सकते हो। इनफैक्ट मैं भी क्लब में ही रहूंगा, दिक्पाल ने कहा और वो रूम से बाहर जाने लगा। बाहर निकलते ही उसने अपने एक आदमी को इशारे से पास बुलाया और धीरे से कहा, रघुवीर पर नजर रखो और उसकी एक एक डिटेल्स मुझे रिपोर्ट करो।
मैं जानना चाहता हूँ कि यह आदमी अब भी मेरी साइड है या फिर मेरे खिलाफ हो चुका है। हो सकता है इस रेसिपी का फॉर्मूला समझ आ गया हो, लेकिन अपने फायदे के लिए ये मुझसे झूठ कह रहा है। अब आगे क्या होगा? क्या रघुवीर वाकई में दिक्पाल से गद्दारी कर रहा होगा? अगर ये बात सच हुई तो दिक्पाल उसका क्या हाल करेगा? और क्या अनन्या दानिश के बारे में और कुछ पता लगा पाएगी? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? जानने के लिए सुनते रहिए आगे। अनन्या 8 बजने से कुछ मिनट पहले ही तैयार हो गई थी। वो बैठकर आराम से अभिनव के आने का इंतजार कर रही थी। वो स्टाइलिस्ट जिससे अनन्या मिली थी उसका नाम कियारा था। हालांकि अनन्या ने कियारा को अपना नंबर भी दिया था, लेकिन कियारा ने पलटकर अभी तक अनन्या को फोन नहीं किया था। हो सकता है कि उसे अभी तक अभिनव के बारे में कुछ पता ही न चला हो। अनन्या ने अपने मन को शांत करने के लिए अपने आप से कहा, लेकिन इस बात से उसका मन शांत नहीं हो रहा था। उसे अंदर ही अंदर बड़ी घबराहट सी महसूस हो रही थी। वो जल्द से जल्द सच जानना चाहती थी। जो कुछ भी हो रहा था उससे बिना जाने अनन्या के दिल को चैन नहीं पड़ने वाला था। जब अनन्या अपने ख्यालों से परेशान हो रही थी, तभी उसके कमरे के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दानिश ही होगा, अनन्या ने अपने आप से कहा। उसने अपना बैग उठाया और कमरे से बाहर जाने के लिए निकल पड़ी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो पाया कि वो दानिश यानी अभिनव ही था। उसने अभिनव को देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। उसने बस अपने बैग में से कार की चाबी निकाली और अभिनव की तरफ उछाल दी। दोनों वहां से बाहर निकले और कुछ देर के बाद गाड़ी के पास आ गए। इससे पहले कि अभिनव गाड़ी में बैठता, अनन्या पहले ही गाड़ी में बैठ चुकी थी। अभिनव भी ड्राइवर सीट पर आकर बैठा और बोला, गुड मॉर्निंग मैडम। अनन्या उसके मुंह से ये बात सुनकर खिंच उठी और बोली, मुझे तो इस मॉर्निंग में कुछ भी गुड नजर नहीं आ रहा है। और इतना कहकर वो खिड़की के बाहर देखने लगी। उसका मुंह जो पहले से फूला हुआ था वो अब और ज्यादा फूल गया था। अभिनव ने इस बात को नोटिस किया और वो भाप गया कि अनन्या किसी बात से नाराज थी। ऐसे में उसने अपना गला साफ करते हुए कहा, क्या हुआ, सब ठीक? अनन्या ने अभिनव की तरफ बिना देखे उससे कड़वे सुर में कहा, मेरी एक इम्पोर्टेंट इन्वेस्टर के साथ मीटिंग है और मैं इस मीटिंग के लिए लेट पहुंचकर अपना इंप्रेशन खराब नहीं करना चाहती हूँ। चुपचाप गाड़ी चलाओ। अनन्या के मुंह से इस तरह की बात सुनकर एक बार के लिए अभिनव के होश उड़ गए थे। कल तक अभिनव से इतना प्यार से बात करने वाली अनन्या के तेवर आज अचानक से बदल कैसे गए थे? अनन्या जितना गुस्सा थी, अभिनव ने उतने ही प्यार से उससे कहा, अनन्या। अनन्या ने अभिनव की इस बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। अभिनव समझ गया था कि अभी लोहा गर्म था, इसलिए उसे खाली हाथ पकड़ने से हाथ जल सकता था। फिर भी उसने इंजन चालू नहीं किया और उल्टा अनन्या की तरफ देखता रहा। उसने दोबारा बड़े प्यार से पूछा, तुम ठीक हो? कुछ हुआ है क्या? अगर हुआ है तो मुझे बता सकती हो। मैंने कहा ना कुछ नहीं हुआ है। तुम सुनते नहीं हो क्या? गाड़ी चालू करो और चलो, मुझे देर हो रही है। अनन्या ने खींचते हुए कहा। अभिनव ने फिर से उसे एक पल के लिए देखा और फिर अपने दोनों हाथ बांधकर बैठ गया। अनन्या उसे ऐसे देख हैरान हो गई। अभिनव ने कहा, जब तक तुम नहीं बताओगे कि क्या हुआ है तब तक ये गाड़ी चालू नहीं होगी। अनन्या ने उसे घूरते हुए देखा और देखती रही। अभिनव भी उसे घूरते हुए देख रहा था। ना अनन्या अपनी जिद छोड़ने वाली थी और ना ही अभिनव। ऐसे में अनन्या ने कहा, ठीक है तो मैं कैब से चली जाती हूँ। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारे बिना उस मीटिंग में नहीं पहुंच पाऊंगी तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। अनन्या के मुंह से ये बात सुन अभिनव ने एक गहरी सांस ली और अपने दोनों बंधे हाथों को खुला छोड़ दिया। अनन्या की जिद के आगे वो हार गया था। ऐसे में उसने इंजन चालू किया और गाड़ी को पार्किंग स्पेस से बाहर निकाल आया। अनन्या भी एक गहरी सांस ली और खिड़की पर अपना सिर टिकाकर बाहर देखने लगी। कुछ देर के बाद अभिनव ने अनन्या से बात करने की दोबारा कोशिश की। उसने पूछा, तुम मीटिंग की वजह से परेशान हो? नहीं, अनन्या ने आधा मुंह खोल बड़बड़ाते हुए जवाब दिया। तुम बीमार हो? नहीं। तुम्हारा कुछ चोरी हो गया है? नहीं। तुम्हारे घर से कोई परलोक सिधार गया? अभिनव ने जैसे ये सवाल पूछा, अनन्या ने अपनी छुरी जैसी आंखों से अभिनव को घूरते हुए देखा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था
जैसे वो अपनी आंखों से ही अभिनव का खून कर देगी। अभिनव भी समझ गया था कि वो हद से थोड़ा ज्यादा आगे बढ़ गया था। ऐसे में उसने एक गहरी सांस ली और खींचते हुए बोला, तो फिर तुम्हें हुआ क्या अनन्या? तुम ऐसे तो नहीं थी जैसे अभी हो। बताओ ना, बात क्या है? बात जो भी हो, लेकिन इस बात से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, समझे दानिश? अपने काम से काम रखो। मैंने तुम्हें यहाँ नौकरी पर रखा है तो नौकरी करो, मेरा दिमाग मत खाओ, अनन्या ने कहा। अनन्या की इतनी कड़वी बात सुनकर भी अभिनव को बुरा नहीं लगा, उल्टा वो उसे बड़े प्यार से देख रहा था। न जाने क्यों अनन्या को इस हाल में देख उसके दिल में एक हलचल सी हो रही थी। न जाने क्यों, लेकिन उसे अनन्या की चिंता होने लगी थी। वो सच में ये जानना चाहता था कि आखिर अनन्या को हुआ क्या था। कहीं किसी ने इसे धमकाने की कोशिश तो नहीं की? अभिनव ने अपने आप से पूछा। उसे चिंता तो बहुत हो रही थी, लेकिन वो अपनी चिंता जाहिर भी तो नहीं कर सकता था। अनन्या की नजर में अगर वो अभिनव होता तो अभी गाड़ी रोककर अनन्या का हाथ पकड़कर वो उससे सब कुछ पूछ लेता, लेकिन अनन्या की नजर में वो दानिश था, उसका नौकर, और नौकर होने के नाते उसे ये सब करने का हक नहीं था। चुपचाप अपने काम से काम रख दानिश, अभिनव ने अपने आप से कहा। वैसे भी इससे उसी का फायदा था। अगर वो अनन्या से ज्यादा सवाल नहीं करेगा तो कल को अनन्या भी उससे ज्यादा सवाल नहीं करेगी। लेकिन फिर भी अभिनव की चिंता दूर होने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसे में जब उससे रहा नहीं गया तो उसने पूछा, तुम क्या घर से ये सोच कर आई थी कि मुझसे बात नहीं करोगी? कुछ बोलोगी नहीं क्या? बताओ ना, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? अनन्या ने अभिनव के सवाल का कुछ सेकंड्स तक कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे नहीं लगता आज मैं तुमसे कोई बात करने वाली हूँ। ये सुनते ही अभिनव तपाक से बोला, और क्यों? क्यों? अनन्या ने इतना कहा और हंसने लगी। अभिनव को उसकी हंसी अजीब लग रही थी। इससे पहले कि अभिनव आगे कुछ कह पाता, अनन्या ने अचानक से कहा, गाड़ी रोको। एक सेकंड, क्या कहा तुमने? अभिनव ने हैरान होते हुए पूछा। अभी तो उसे मीटिंग में जाने के लिए देर हो रही थी और अब वो गाड़ी रोकने की बात कर रही थी। इससे पहले कि अभिनव आगे कुछ कह पाता, अनन्या बोली, मैंने जो कहा वो तुमने सुना दानिश? तुम भले अपने आप को बहुत स्ट्रांग मानते होंगे, लेकिन ये भूलने की गलती मत करना कि मैं तुम्हारी बॉस हूँ। अब चुपचाप से गाड़ी रोक दो, समझे? अनन्या बोलते बोलते कब चिल्लाने लगी थी उसे खुद पता नहीं चला। अभिनव ने भी आगे कुछ नहीं कहा। उसने बस हाँ में सिर हिलाया और फिर एक बढ़िया सी जगह देखकर गाड़ी रोक दी। जैसे ही अभिनव ने गाड़ी रोकी तो इतने में अनन्या ने गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। तुम चाहो तो वापस घर जा सकते हो, या अगर तुम्हें मीटिंग में आना हो तो खुद से आ जाना। वैसे भी जगह तो तुम्हें मालूम ही है, अनन्या ने कहा और अपना काला चश्मा लगाकर वहां से निकल गई। उसकी ये हरकत देख अभिनव की आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो अनन्या को जाते हुए देख रहा था। जब अनन्या कुछ दूर तक गई तो अभिनव ने तुरंत गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर निकल आया। वो भागते हुए अनन्या की तरफ गया और बोला, ये क्या बकवास कर रही हो और तुम जा कर रही हो? अनन्या ने बिना अभिनव की तरफ देखे कहा, मैं कैब ले रही हूँ, और वो तेजी से आगे बढ़ने लगी। अभिनव उसके साथ साथ चलता हुआ बोला, अरे मगर क्यों? मैं हूँ तो सही, मैं ले तो जा रहा हूँ तुम्हें मीटिंग के लिए। अरे तुमने कल रात को फोन करके इसी काम के लिए तो बुलाया था। मैं अच्छी गाड़ी भी चला रहा था, हमें जाने में देर भी नहीं होने वाली थी, तो फिर तुम ये सब क्यों कर रही हो? आखिर चाहते क्या हो? अभिनव भी बोलते बोलते कब चिल्लाने लगा था उसे पता ही नहीं चला। ठीक इसी वक्त अनन्या ने अभिनव को देखा और बोली, बिल्कुल सही कहा तुमने। कल रात को मैंने तुम्हें फोन किया था, लेकिन अब मेरा मूड बदल गया है। मूड तो मूड होता है, नहीं? अनन्या ने इतना कहा और बगल से गुजरती एक टैक्सी को हाथ दे दिया। वो टैक्सी वाला भी तुरंत अनन्या के पास आकर रुक गया। इससे पहले कि अनन्या टैक्सी में बैठती, अभिनव ने टैक्सी के ड्राइवर को घूरते हुए देखा और फिर ना में सिर हिलाने लगा। जब ड्राइवर उसका इशारा नहीं समझा और अनन्या टैक्सी में बैठने के लिए आगे बढ़ने लगी तो अभिनव ने बीच में कहा, ये कहीं नहीं जा रही है। और अभिनव अनन्या का रास्ता रोककर खड़ा हो गया। उसकी इस हरकत से अनन्या हैरान हो गई। उसने चिढ़ते हुए कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? अभिनव अनन्या के पास आया और तपाक से बोला, पहले तुम्हें बताना पड़ेगा कि अचानक से तुम्हारा मूड खराब क्यों हुआ। तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? वो क्या चीज है जो तुम्हें अंदर से खाई जा रही है?
क्या किसी ने तुम्हें परेशान करने की कोशिश की? क्या किसी ने तुम्हें धमकी दी? उधर जब अभिनव अनन्या से सवाल पर सवाल किया जा रहा था, तब इधर टैक्सी वाले ने पूछा, साहब मैं जाऊं? अभिनव ने तपाक से उस टैक्सी वाले को पलट कर देखा और बोला, तू अब तक गया नहीं? गया होता तो इधर थोड़ी होता, उस टैक्सी वाले ने कहा। उसका जवाब सुन अभिनव खिंच गया और बोला, ठीक है तो खड़ा रहे इधर, सीट गिराकर आराम से बैठ जा और हम दोनों का झगड़ा देख, बेवकूफ। ओके साहब, ड्राइवर ने कहा और जैसा अभिनव ने कहा वो वैसा ही करने लगा। इतने में मौका देखकर अनन्या फिर से टैक्सी की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन अभिनव ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। जैसे ही अभिनव के हाथ ने अनन्या के हाथ को छुआ तो अनन्या को अपने शरीर में एक करंट सा दौड़ता हुआ महसूस हुआ। उसे एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे दानिश ने नहीं बल्कि अभिनव ने उसका हाथ पकड़ा था। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, अभिनव बोला, अरे बात का जवाब दो अनन्या। उसकी आवाज भारी और थकी हुई सी लग रही थी। अनन्या ने भी उसे कुछ सेकंड्स के लिए घूरा और बोली, यू आर फायर्ड। जैसे ही अभिनव ने ये बात सुनी तो उसका दिमाग खराब हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अनन्या को अचानक ये क्या हुआ था। ऐसा नहीं था कि उसे नौकरी जाने का डर लग रहा था, उसे तो इस बात की चिंता खाई जा रही थी कि उसने स्पेशल मेंबर्स के सामने ये कमिट कर दिया था कि अनन्या उसके मिशन का एक जरूरी हिस्सा होने वाली है। वो अनन्या को अपने मिशन के लिए इस्तेमाल करना चाहता था और इसके लिए उसका अनन्या के आसपास बने रहना जरूरी था। मैं इसे इस वक्त तो नहीं जाने दे सकता, अभिनव ने अपने आप से कहा। अभिनव अनन्या को गुड़गांव भेजने के लिए कैसे राजी करेगा, ये तो बात की बात थी। पहले तो उसे ये फिगर आउट करना था कि वो अनन्या को यहाँ रोकने कैसे वाला था। अभिनव ने अनन्या को देखा। तुमने कहा? इससे पहले कि अभिनव अपनी बात पूरी कर पाता, अनन्या ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर रही हूँ। यू आर फायर्ड। फायर्ड मतलब फायर्ड। और इतना कहते ही अनन्या ने अभिनव के हाथ से अपना हाथ छुड़वा लिया। इतना कहने के बाद वो टैक्सी की तरफ बढ़ने लगी, मगर इससे पहले कि वो टैक्सी में बैठ पाती, अचानक से उसे कुछ याद आया। उसने अपने बैग में हाथ डाला और उसमें से स्पेशल बिजनेस कार्ड निकाल लिया। इसके बाद वो अभिनव की तरफ बढ़ी और वो कार्ड अभिनव की तरफ उछाल दिया। जैसे ही अभिनव ने जमीन पर गिरे हुए कार्ड को देखा तो उसका दिमाग खराब हो गया। उसने अनन्या से कहा, अनन्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? ये तुम क्या कर रही हो? हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है और मैं जो चाहती हूँ वही कर रही हूँ, अनन्या ने अभिनव की बात का चिल्लाते हुए जवाब दिया। अनन्या को इतने गुस्से में देख अभिनव सन्न रह गया। अनन्या आगे बोली, हाँ हो गया है मेरा दिमाग खराब, क्योंकि अगर मेरा दिमाग खराब नहीं होता तो मैं तुम्हें कभी नौकरी पर रखती नहीं। अगर मेरा दिमाग खराब नहीं होता तो मैं तुम्हें कभी उसके साथ कंपेयर करती नहीं। किसके साथ अनन्या? अभिनव ने तनी हुई भौं के साथ पूछा। वो जानता था कि अनन्या किसकी बात कर रही थी, मगर फिर भी वो अनजान बनने का नाटक कर रहा था। अनन्या ने अभिनव की आंखों में आंखें डालकर पूछा, सच सच बताना, तुम कौन हो दानिश? ये सवाल सुनते ही अभिनव हैरान हो गया था। अब आगे क्या होने वाला है? क्या अभिनव पिघलकर अनन्या को अपनी सच्चाई बता देगा या वो रखेगा अपनी पहचान को राज? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए आगे।